वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, वैसे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले या मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, क्योंकि हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और उसके अंदर हम धीरे से अपना जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ मुड़ करके और हम लोग बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे कि कब हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकता है, कब तक होगा, कब उसके अंदर ऑसिलेशन होगी, वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी ताकि हमारा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, टेंशन कितनी होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली शुरुआत करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन से। अब सर्कुलर मोशन की क्या खास बात है? देखो, सर्कुलर मोशन बड़ा ही खास किस्म का मोशन है। इसमें स्पीड यूनिफॉर्म रहते हुए भी एक्सेलरेशन होती है ना? क्यों? डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जब हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन होगी। देखो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, 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 इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये होगी ना? कैसे मालूम पड़ा मुझे? सिंपल, अगर ये कोई पत्थर होता और रस्सी से बंधा हुआ होता और गोल गोल घुमाया जाता, अगर इस पॉइंट पर रस्सी टूटती है तो इस तरफ भागेगा, इस पॉइंट पर रस्सी टूटेगी तो इस तरफ टेंजेंशियली भागेगा। और आप लोगों ने देखा होगा ना, दिवाली पे चक्री जो चलाते हो आप लोग, ठीक है, उसमें जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो इसी तरीके से निकलती हैं और वो गोल गोल घूमते रहते हैं, चिंगारियाँ इस तरीके से फ्लाई करती हैं और बड़ा ही सुंदर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग होती है, ये खास बात है। और स्पीड यूनिफॉर्म रहे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब स्पीड यूनिफॉर्म है फिर भी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आई। और हमने पहले देखा हुआ लेक्चर में कि क्या, कि डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि वो रेडियस के अलोंग होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है इस तरीके से, इसे रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। यह है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड यूनिफॉर्म है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन अगर स्पीड भी चेंज होती जाए तब इसके पास दो किस्म की एक्सेलरेशन होंगी। एक तो रेडियल तो चाहिए ही चाहिए डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है। दूसरी जो एक्सेलरेशन होगी वो स्पीड चेंज करने में मदद करती है। ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर वो हमारी वेलोसिटी के अलोंग है, जैसे होता है कि अगर हमारी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होती है तो स्पीड बढ़ती है, तो ऐसे ही हमारी अगर ये वाली एक्सेलरेशन, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, अगर वेलोसिटी के अलोंग हुई तो स्पीड बढ़ती जाएगी। और अगर ये वाली एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हुई तो हमारी बॉडी की स्पीड डिक्रीज करती जाएगी और अल्टीमेटली स्टॉप कर जाएगी। जैसे फैन को स्विच ऑन करो तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उस समय रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, वो वेलोसिटी के अलोंग है और स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड कम होगी, यानी जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द वेलोसिटी है। तो दो बातें यहाँ पर हमें समझने को मिली कि आप जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हो तो रेडियल एक्सेलरेशन होगी और वो हमेशा ही होती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगी? जब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी, स्पीड इंक्रीज करती जाएगी और या स्पीड डिक्रीज करती जाएगी। ये तो थोड़ा सा हमने ब्रीफली सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करी। अब चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, एक किस्म की एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होगी और वो होगी रेडियल या सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन है तो फोर्स है
है ना, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन तो कोई ना कोई फोर्स है जो इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता तो बॉडी रेस्ट पे रहती है या यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है तो या तो स्पीड चेंज होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होती, तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा, यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं होगा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए और वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, नाम वही है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, जो कूलॉम्ब फोर्स होता है K Q1 है ना, R² सॉरी, वो इनको नेसेसरी जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कूलॉम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। और अगर अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, अब ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बना, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगर हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये है हेमीस्फेरिकल बाउल, इसके अंदर अगर कोई बॉडी है तो उसको सर्कुलर मोशन में करवाने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा? यस, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे आप पत्थर को रस्सी से बांध करके गोल घुमाओगे और रस्सी किसी पॉइंट पर टूट जाए तो आपका पत्थर टेंजेंशियली फ्लाई कर जाता है, क्योंकि जो रस्सी उसको बहुत ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी वो टूट गई है, वो ख़त्म हो गई है, तो हमारी बॉडी टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगी, स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर जाएगी, क्योंकि इस पे लगने वाले फोर्स खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? यही तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में है कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगता तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जैसे फोर्स खत्म हुआ ये अपनी टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगी। तो हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जब हम बात करेंगे, एक तो वो नॉन यूनिफॉर्म है और रस्सी उसके अंदर जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। यानी अगर रस्सी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाती जो बेहद ज़रूरी है तो हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगी। यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब वो सर्कुलर मोशन में रहेगी, कब नहीं रहेगी, कैसी इसकी वेलोसिटी होगी। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, आप ऐसे तरीके से हम लोग करने वाले हैं जो आप एक बार समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक लॉजिक अगर आप इसके पीछे समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पकड़ लोगे जो बहुत सिंपल है, तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कर पाओगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और हम अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात को भी याद रखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे वर्टिकल मोशन में रस्सी देती है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा तो क्या क्या होने वाला है ये सब हम स्टडी करेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत इजी है। पत्थर को रस्सी से बांध करके ऐसे घुमाओगे तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, और अगर ऐसे घुमाओगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और वो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लिख सकते हैं यहां पर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो हमारी बॉडी इस तरीके से किसी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है। ये हमारे उस पत्थर का रास्ता है जिस पर हमारा ये स्टोन मूव करेगा या कर सकता है। इसका रेडियस है r, इस बॉडी का मास है m, ठीक है। और इसको हमने शुरुआत में u वेलोसिटी दी है, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट ये है, लोवेस्ट पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट, हमने इसको u वेलोसिटी दी है, ठीक है। हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे और उस रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से, उसी को हम बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में डाल के बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और वो है कि किसी भी पॉइंट पर इस रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ठीक है, वो होगी टेंशन। टेंशन इज मस्ट, तभी ये सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा, क्योंकि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करा रहे हैं, तो इसलिए टेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो हमारी बॉडी यहाँ पर है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, टेंशन तो लग ही रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स होगा ग्रेविटी का फोर्स mg, ठीक है। और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ लगेगा और एक उसको वापस यहाँ लाने की कोशिश करेगा, mg साइन थीटा। ये वो फोर्स है जो इस बॉडी की वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि तभी हमारा, मैंने कहा कि हमारा जो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये फोर्स हमारी स्पीड को डिक्रीज करेगा। लेकिन क्योंकि डिक्रीज होने से पहले अगर हमारी बॉडी यहाँ पहुँच जाती है तो पूरे कंप्लीट सर्कल को या वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। खैर वो बात की बात है, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि mg साइन थीटा इसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है, और mg कॉस थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई। अब t माइनस एम जी कॉस थीटा, देखो t माइनस, क्यों t इस तरफ है, सेंटर की तरफ है, और एम जी कॉस थीटा बाहर की तरफ है। सो जो t माइनस एम जी कॉस थीटा है, ठीक है, वो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r। अगर हमारी बॉडी की इस समय वेलोसिटी है v, क्योंकि हमने यहाँ पर u लिया ना, हमारी बॉडी की जो यहाँ की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसको हमने u लिया हुआ है, तो mg साइन थीटा का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं अपने इसको क्लियरली दिखा सकूँ कि यहाँ की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। अब मैंने इसको सेंट्रीपिटल वर्ड्स का यूज़ करके समझाया है कि t माइनस एम जी कॉस थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। देखो t माइनस एम जी कॉस थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी t बड़ा है, t बड़ा है यानी सर्कुलर मोशन में रह सकता है। अगर टेंशन बड़ा है, देखो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, है ना, तो सर्कुलर मोशन में नहीं हो पाएगा। कई बार, कई सिचुएशन में, या ज़्यादातर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा नेचुरली चीज़ें हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हम फील करते हैं, है ना, जब हम गोल घूम रहे होते हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो ये जो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है ना, mv स्क्वायर बाई आर, जिसको हम बड़े आराम से mv स्क्वायर बाई आर कह देते हैं, mv स्क्वायर बाई आर बड़े आराम से यूज़ कर लेते हैं, बाहर की तरफ लगा देते हैं, क्योंकि हम इसको फील करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करते समय सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है, कि जब आप अपने आप को गोल घूमते हुए पाओगे, यानी आप यहाँ घूम रहे होगे, ओके, तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आप वाकई में गोल घूम रहे हो, ठीक है। और उस समय आप पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का कारण कोई नहीं है ना, आपके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, या ये कह लो कि आप अपने आप को फील कर रहे हो कि आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, है ना, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो लेकिन फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स जीरो करने के लिए एक फोर्स हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। अगर वो फोर्स बाहर की तरफ लगाते हैं तो हम उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी को मैंने सेंट्रीपिटल कहा है, क्योंकि t माइनस एम जी कॉस थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ मानोगे,
मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को कैसे यूज करना है। अगर अपने आप को यहाँ पर मानो कि आप गोल घूम रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से पता नहीं कर सकते कि तो आप सचमुच में गोल घूम रहे हो, लेकिन आपके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, लेकिन आप पे फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स को जीरो करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ते हो, सूडो फोर्स कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह देते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों को इंटरचेंजेबली हम यूज कर लेते हैं, लेकिन यूज करते समय आप इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर आप सेंट्रीपिटल कह रहे हो तो आप ये कहोगे कि हमारी बॉडी गोल घूम रही है, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल वाला वर्ड यूज करना चाहते हो तो आप अपने आप को इसकी जगह बैठाओ और कहो कि बॉडी मूव कर रही है, उस पर ये वाला फोर्स, सूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ओके। तो टेंशन हुई हमारी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ये तो हुई इस पॉइंट पर टेंशन। इसको यूज करके भी हम लोग बहुत काम कर सकते हैं कि टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो लोएस्ट पॉइंट पे हमारी बॉडी यहाँ पर होगी, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर होगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो होगा तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होगी mg cos जीरो मतलब 1 mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो टेंशन ऊपर mg नीचे और टेंशन माइनस mg नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ऐसे लिख सकते हो TL माइनस mg नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। या अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपके ऊपर बाहर के फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि टोटल फोर्स जीरो हो जाए। तो आप लिखोगे TL इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये होगी टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट होंगे हमारे, कोई पॉइंट यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं जिसमें हम सभी प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर टेंशन बड़े आराम से निकाल सकें। तो हम लोग निकालना चाहेंगे टेंशन एट एनी पॉइंट। सो टेंशन एट एनी हाइट, किसी भी हाइट पर निकालना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी जब ऊपर जाएगी तो हाइट अलग अलग होगी, तो हम टेंशन किसी भी हाइट पर निकालना चाहते हैं। तो मान लो हमारी बॉडी अब यहाँ पर है, इसी हाइट की बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी इतनी हाइट पर ऊपर आ चुकी है। अगर इतनी हाइट पे आ चुकी है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये r माइनस एच होगी, और ये तो हमारे सर्कल का रेडियस है ही, इसको हम r कहेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे और फिर उस वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में और हाइट के टर्म्स में या एंगल के टर्म्स में, जिसमें हम निकालना चाहें वो आ सकता है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे एट दिस लोवेस्ट पॉइंट एंड एट दिस एनी पॉइंट P। L और P पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेल्प से हम लोग V निकालना चाहेंगे। सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy at point L and P। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी यूज कर सकते हैं जब इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई डिसिपेटिंग फोर्स, कोई ड्रैग फोर्स, मतलब ग्रेविटी के फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा, रस्सी के टेंशन के अलावा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ना हो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी यहाँ पर इज टोटल एनर्जी यहाँ पर। सो यहाँ पर केवल काइनेटिक है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर कोई हाइट नहीं है, तो यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर। और यहाँ पर काइनेटिक के अलावा हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि हम v के फॉर्मूले में, क्योंकि वेलोसिटी बेसिकली हम एक वेलोसिटी को यूज़ करना चाहते हैं u को, ठीक है, इस v को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग v की वैल्यू निकाल करके और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो पहले तो m से m काट देते हैं हम लोग। सो ये आ गया, बल्कि u को u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gh प्लस v स्क्वायर बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस v स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है,
तो हमारे टेंशन वाले फॉर्मूले में टेंशन एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m बाई आर और v स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब cos थीटा को भी हम लोग हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो इसको लगाना चाहे तो लगाए रख सकते हो। लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ देखते हैं cos थीटा क्या है। cos थीटा है इस ट्राइंगल में देखो बेस यानी कि r माइनस एच अपॉन हाइपोटेनस जो कि r है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेंशन किसी भी पॉइंट पर आ जाएगी mg r माइनस एच अपॉन r प्लस m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2gh। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल बन जाए ये सारा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसमें टेंशन एट एनी पॉइंट ओपन करते हैं ब्रैकेट mg r बाई आर यानी mg बचेगा, यहाँ से mg r बाई आर mg, फिर mg h बाई आर माइनस mg h बाई आर, यहाँ से प्लस mu स्क्वायर बाई आर और इन दोनों से क्या मिलेगा माइनस 2mg h बाई आर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी जाके हमें प्रॉपर आंसर मिल पाएगा टेंशन एट एनी पॉइंट का। तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, ओके, तो ये आए हमारे पास टेंशन एट एनी पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसको और सॉल्व कर लें, लेकिन हमारे पास h और h, यहाँ पर दोनों h हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, h वाली टर्म्स को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो टेंशन एट एनी पॉइंट बन जाएगा, देखो ये दोनों टर्म हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा mg माइनस, बल्कि पहले इसको लिख लेते हैं mu स्क्वायर बाई आर माइनस 3mgh बाई आर। तो ये हमें मिला टेंशन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला। टेंशन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन होगी तो कितनी होगी, तो इस तरीके से हम लोग टेंशन एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन क्या होगी। इसको यूज़ भी कर लेते हैं कि अगर मान लो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, यानी उस समय हाइट r के इक्वल होगी, यानी अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट चेक करने के लिए, जस्ट चेक करने के लिए हम करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर माइनस 3mgh हो जाएगा। h हो जाएगा हमारा कितना, h हो जाएगा 0। सो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 बाई आर भी लिख लेते हैं। सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट बन गई mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर। टेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें टेंशन से ही मिलती है, इसलिए हम टेंशन को साथ में लेके चलेंगे और इसको ही यूज़ करके हम बहुत सारी कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हुई टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर हम मिड पॉइंट की बात करना चाहें, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट की बात करना चाहें, मान लो ये मिड पॉइंट है, m पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी, तो टेंशन एट मिड पॉइंट, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अब h को r के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमारी हाइट r के इक्वल हो जाएगी। तो mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर माइनस, यहाँ पर r हो गया, r से r कट गया, ये तो 3mg आ गया। सो टेंशन हो जाएगी t एट मिड पॉइंट इज mg माइनस, बल्कि यहाँ लिखेंगे mu स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आपने आपको यहाँ पर बैठा हुआ माने तो mu स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ, mu स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ और हमारा mg नीचे की तरफ। पर ये याद रखना है कि हमने u की स्पीड यहाँ पर, ये इनिशियल स्पीड ली हुई है, यहाँ से चलते चलते हम यहाँ पर पहुँच गए, उस समय हमारी टेंशन इतनी होगी। और अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट पे आ जाएं, हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएं, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हमारी जो हाइट होगी वो 2r के इक्वल होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहें तो mg प्लस mu स्क्वायर बाई r माइनस 3mg, और हाइट है क्योंकि 2r बाई r यूज़ करेंगे, तो इससे मिला हमें mg प्लस mu स्क्वायर बाई r माइनस 6mg, और सॉल्व करके मिला, ये मिला mu स्क्वायर बाई r, बल्कि इसको हम यहाँ सीधे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5mg। तो ये होगी टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट।
ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो टेंशन एट एनी पॉइंट वाला यूज़ किया, ये वाला टेंशन एट एनी पॉइंट हमने यूज़ किया है और उसको लेकर के हम लोग चले हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है जब हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारा सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, कई पॉइंट ऐसे भी आएंगे कि जब हमारी बॉडी ऑसिलेट करते करते हो सकता है ऐसे ही गिर जाए, या ऐसे आकर के ऐसे गिर जाए, या ऐसे आकर के यूं जाके ऐसे आ जाए। ठीक है, उस समय क्या होगा कि टेंशन खत्म हो जाएगी और हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हम वहाँ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुई टेंशन एट एनी पॉइंट वाली बात। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी पूरा एक कंप्लीट चक्कर काट ले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी पूरा कंप्लीट एक लूप कंप्लीट कर ले, तो यहाँ पर आकर के रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम क्या हो गया, यहाँ पर टेंशन 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर टेंशन को 0 या 0 से बड़ी लेके चलें हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या थी, ये हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन है। और अगर हम चाहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी बॉडी कंप्लीट चक्कर काट ले, नीचे ना गिरे, जो कि ऐसे नीचे गिरेगी नहीं लेकिन कंप्लीट चक्कर काट पाए यहाँ पहुँचने के बाद, तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पर हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास u है, तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पर देनी चाहिए ताकि कंप्लीट चक्कर काट ले, वो इस फॉर्मूले से हम बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को और हम लोग फिर निकाल पाएंगे कि निचले वाले पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट रोटेशन कर पाए। तो हमने देखा कि जो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे पास आई है वो आई है mu²/r - 5mg। और मैंने देखा, आप लोगों को बताया कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये चीज क्या होनी चाहिए, mu²/r - 5mg ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो mu²/r ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg होना चाहिए। m से m कट गया, u² इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg, u शुड बी ग्रेटर देन 5rg। यानी यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमने टेंशन वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में क्या किया जाता है, बार बार हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल करके वेलोसिटी निकालते हैं या फिर रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालते हैं। हमने क्या किया, सीधे एक टेंशन वाले फॉर्मूले को यूज किया है और टेंशन वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे निकाल दी ताकि हमारी बॉडी यहाँ तक आ जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 मिनिमम 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। उसको यूज करके हमने पाया कि लोएस्ट पॉइंट पर इससे बड़ी ही वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे इक्वल या इससे बड़ी। अगर इससे छोटी होगी तो हमारी बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ये बात हम मान करके चलेंगे अब इस डेरिवेशन करने के बाद कि इससे कम वेलोसिटी तो चलेगी ही नहीं, इससे ज़्यादा कितनी भी हो। ठीक है, बशर्ते रस्सी टूटे ना। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी तो हमें निचले वाले पॉइंट पर देनी ही चाहिए ताकि हमारी बॉडी कंप्लीटली सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो। अब हम ये निकालने वाले हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते अगर हम एग्जैक्टली √5gr की स्पीड दें तो यहाँ पर जाते जाते हमारी स्पीड कितनी रह जाएगी, और ताकि वो सर्कुलर मोशन में रहे तो हम निकालेंगे वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे। अब हमने स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी दी है, हमने अपनी वेलोसिटी तो इतनी कम से कम 5gr √5gr दी है, और यहाँ पर जाकर के 0 तो होनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ होगी। तो हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v² - u² = 2g2as। वेलोसिटी यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, हमारी कम से कम 5rg के इक्वल है, और एक्सेलरेशन g के इक्वल है, और हाइट कितनी होगी, हाइट 2r के इक्वल होगी। तो ये मिला v², और क्योंकि ये हमारी जो एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन होती है तो हम लिखेंगे v² = 4gr - 5 बल्कि प्लस -5rg, यानी v² = rg, यानी v बन जाएगा rg के इक्वल। यानी अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर √5rg दी है
तो हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके वो अंडर रूट आर जी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 यहां पर अंडर रूट आर जी हो जाएगी और उसके बाद बढ़ना शुरू कर देगी, ठीक है। आप इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ध्यान रखें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से जो mg sin थीटा था वो डिक्रीज कर रहा था हमारी स्पीड को यहाँ पर इस पोर्शन में। बाद में भी एक्सेलरेशन इस तरफ है और यहाँ जाते जाते हमारी स्पीड घट करके अंडर रूट 5 rg रह जाती है। तो ये निकाली हमने वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हम निकालेंगे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। हम निकालेंगे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब क्या है कि हमारी बॉडी यहां से चलना शुरू हुई, यहां पर गई और लौट आई, फिर इस तरीके से ऑसिलेट करती रही, ठीक है। तो कब तक वो ऑसिलेट करेगी, कहां तक वो, कितनी स्पीड तक ऑसिलेट करेगी, क्योंकि अभी हमने ये देख चुके हैं कि अगर आप 5 rg दोगे तो हमारी बॉडी यहां तक पहुंच जाएगी और इसकी स्पीड अंडर रूट rg होगी, उसके बाद वो वापस लौट आएगी। लेकिन अगर 5 rg से कम होगी तो यहाँ तक ही जाएगी शायद, या यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए और ऑसिलेट करना शुरू करे। तो क्या हाइट होनी चाहिए ऑसिलेट करने के लिए? ऑसिलेट करने मतलब क्या है कि बॉडी ऑसिलेट करते करते इधर गई रुक गई, इधर गई रुक गई, यानी वेलोसिटी जीरो हुई और फिर वापस लौट आई, फिर इधर गई, स्पीड डिक्रीज करती गई, यहाँ रुक गई ना, वेलोसिटी जीरो गई, फिर लौट आई। इनर्शिया की वजह से स्पीड बढ़ती गई, ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ती गई, फिर घटती गई, फिर स्पीड जीरो हो गई, फिर लौट आई, ऑसिलेट करना शुरू करेगी। तो ऑसिलेशन के लिए वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है, ठीक है, कुछ हाइट तक अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो ऑसिलेट करेगी, यानी टेंशन जीरो नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, अगर वेलोसिटी टेंशन से पहले जीरो हो जाए, अगर वेलोसिटी टेंशन से पहले जीरो हो जाए तो हमारी बॉडी ऑसिलेट करेगी। तो हम निकाल लेते हैं कंडीशन कि कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन क्या है? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालें, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, ये वो हाइट है जहां पर हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे, v² माइनस, बल्कि ये जीरो हो जाएगा, u² और क्योंकि डी एक्सेलरेशन है माइनस 2gh, h1 ले लेते हैं तो माइनस से माइनस कट गया, ये हाइट आ गई u² बाई 2g। ये वो हाइट है जहां पर हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। u वो वेलोसिटी जो हमने यहां पर दी है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी हमने दी है, इस वेलोसिटी के बाद घटते घटते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इस हाइट पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये वो हाइट है जहां पर हमारी वेलोसिटी जीरो आती है। अब हम निकालेंगे टेंशन, किस हाइट पर टेंशन जीरो हो जाती है। तो टेंशन किस हाइट पे जीरो हो जाएगी, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंशन एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टेंशन एट एनी पॉइंट है mg प्लस mu² बाई r माइनस 3mg, और मान लेते हैं ये वो h2 हाइट है जहां पर हमारी टेंशन जीरो हो जाएगी। तो अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो mg प्लस mu² बाई r माइनस 3mg h2 बाई r बचता है। और r को अगर हम कॉमन निकाल के हम h2 निकालना चाहते हैं बेसिकली, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 3mg h2 बाई r इज इक्वल टू mg प्लस mu² बाई r। m बार बार हम घसीट रहे हैं, m को काट देते हैं, m को काट दिया तो gh2 बाई r 3 और ये बना g प्लस u² बाई r। हमें h2 चाहिए, r को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो gr प्लस u² और g को भी ले आते हैं इधर, तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर 3gh2 और 3g को इधर ले जाते हैं तो 3g बाई 3g। तो ये बना h2 इज इक्वल टू r बाई 3 प्लस u² बाई 3g। अब हमने जो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन निकालने वाले हैं उसमें हमने दो हाइट निकाल ली, h1 हाइट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, h2 हाइट जहां पर टेंशन जीरो हो जाएगी। अगर हमारी वेलोसिटी पहले जीरो हो जाती है, यानी कि हमारा जो h1 है h2 से छोटा होगा, समझ गए। तो h1 हाइट अगर छोटी है, h1 लेस देन h2 है,
यानी कि अगर हमारी वेलोसिटी पहले ज़ीरो हो जाए, इफ वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो अर्लियर देन टेंशन, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग? हम कहेंगे h1 छोटा है h2 से, यानी कि u स्क्वायर बाई 2g इज लेस देन r बाई 3 प्लस यू स्क्वायर बाई 3g। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो u स्क्वायर बाई 2g माइनस यू स्क्वायर बाई 3g इज लेस देन r बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसके लिए, मैं इस तरफ का मिटा देता हूँ, बल्कि इस तरफ का मिटा देता हूँ, इसका काफ़ी देर इसको हो गए लिखे हुए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? u स्क्वायर बाई 6g, u स्क्वायर बाई 6g, ठीक है, इज लेस देन r बाई 3, यानी u स्क्वायर लेस देन 6rg बाई 3, u स्क्वायर लेस देन 2rg एंड u लेस देन अंडर रूट 2rg। कितना बढ़िया रिजल्ट आया। देखो ये वो हाइट है जहां पर वेलोसिटी जीरो जाती है, ये वो हाइट है जहां पर टेंशन जीरो जाती है। अगर हमारी वेलोसिटी पहले जीरो हो जाए तो यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अंडर रूट 2rg से कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 2rg से कम हुई तो हमारी बॉडी ऑसिलेट करेगी, इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, ठीक है। ये वो कंडीशन निकाली है जब ऑसिलेशन होगी। ऑसिलेशन कब होगी? जब वेलोसिटी पहले जीरो हो जाएगी टेंशन से, यानी कि हमारी वेलोसिटी अंडर रूट 2rg से कम होगी तो वो ऑसिलेट करेगी। और अगर हम ये कहें कि वो अपने सर्कुलर मोशन को छोड़ दे, सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, सर्कुलर पाथ को कब छोड़ेगी? जब उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, मतलब टेंशन पहले जीरो हो जाए वेलोसिटी से, टेंशन बिकम्स जीरो अर्लियर देन वेलोसिटी। इसका मतलब h2 हाइट छोटी होगी h1 से, तब क्या है? हमारी बॉडी सर्कल को लीव कर जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको? बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ, मिटा देते हैं इसको, बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ, बॉडी विल लीव सर्कुलर पाथ if tension becomes zero earlier than velocity, ठीक है। वेलोसिटी तो है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया, तो हम कहेंगे h2 लेस देन h1, h2 h1 से कम है, तो हम लिखेंगे r बाई 3 प्लस u स्क्वायर बाई 3g इज लेस देन u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो r बाई 3 एंड u स्क्वायर बाई 2g माइनस u स्क्वायर बाई 3g, और इससे सॉल्व करके हमें इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा? तो इससे मिलेगा ऊपर बचेगा हमारे पास u स्क्वायर और नीचे 6g, यानी कि हमारे पास यहाँ पर बचा r और 3 उधर ले जाएंगे, लेस देन 3u स्क्वायर बाई 6g, यानी कि अगर u स्क्वायर निकाला चाहें तो u स्क्वायर क्या होगा? u स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट, बल्कि यहाँ पर बचेगा 2rg, सो u ग्रेटर देन अंडर रूट 2rg, सिंपल, ठीक है। अगर 2rg वाली एक लिमिट आ गई हमारे पास, अंडर रूट 2rg वाली, अगर 2rg से कम स्पीड होती है तो ऑसिलेट करेगा, अगर अंडर रूट 2rg से ज़्यादा है तो हमारी टेंशन पहले ज़ीरो हो जाएगी, और 5rg से कम है, याद रखना 5rg से अंडर रूट 5rg से कम है, तो बॉडी विल लीव द सर्कुलर पाथ कब? जब हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी अंडर रूट 2rg लेकिन लेस देन होगी अंडर रूट 5rg, तब हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगी और पैराबोलिक मोशन करेगी,
ठीक है। तो इसको अगर हम वैसे देखना चाहें, सर्कल के पाथ में देखना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे दिखाई देगा ये। तो एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में वो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो अगर हमारी बॉडी इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यहाँ पर हमने अगर स्पीड दी उसको √2rg से कम, तो हमारी बॉडी यहाँ से वापस लौट आएगी, इस तरीके से वहाँ से लौट करके ऑसिलेट करना शुरू कर देगी अगर हमारी स्पीड u 2rg से कम है या इक्वल है। ठीक है, तो हमारी बॉडी यहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी अगर हमने एग्जैक्टली √2rg दी है। लेकिन अगर √2rg से कम दी है तो हमारी बॉडी इस पॉइंट पर नहीं पहुँचेगी और इस पॉइंट तक ऑसिलेट करती रहेगी। या कहने की बात यह है कि इस क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दो क्वाड्रेंट में टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर हमने स्पीड ग्रेटर देन √2rg दी एंड लेस देन √5rg दी है, तो हमारी बॉडी यहाँ तक तो पहुँचने से रही, यहाँ पहुँचेगी नहीं, यहाँ तक पहुँच जाएगी और पैराबोलिक मोशन करते हुए लौट आएगी। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, पैराबोलिक मोशन करते हुए लौट करके फिर ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी और ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जाने के बाद ही रस्सी स्लैक होए बगैर कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगी। तो रस्सी स्लैक होने वाली कंडीशन क्या है? रस्सी स्लैक होने वाली कंडीशन यही है कि टेंशन खत्म हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया। कई बार क्वेश्चंस को स्लैकनिंग ऑफ रोप के साथ जोड़ देते हैं। तो हमारे इन दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंशन जीरो नहीं होने वाली, रस्सी स्लैक नहीं होगी। स्लैक होने वाली सिर्फ यही एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है जहां पर रस्सी स्लैक हो सकती है। ठीक है, यही एक क्वाड्रेंट है जहां पर हमारी रस्सी ढीली पड़ सकती है, यानी टेंशन जीरो हो सकती है और हमारी बॉडी सर्कुलर पाथ को छोड़ करके पैराबोलिक पाथ कंप्लीट करेगी। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म क्या होता है और एक्सेलरेटेड यानी नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। उसमें हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी बात करी, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी और मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने देखा यहाँ पर कि अगर टेंशन खत्म हो जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाता है, बॉडी सर्कुलर पाथ को लूज कर देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस पॉइंट को मैं बार बार आप लोगों को एम्फसाइज करना चाह रहा था। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन हम लोग स्टडी करेंगे और कैसे उसमें अलग अलग पॉइंट पे हम टेंशन, वेलोसिटी वगैरह निकालेंगे। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसको आप लोग जो है समझ करके अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके और प्रैक्टिस करके बार बार कंडीशंस में अपने तरीके से सोच सोच करके आप इस टॉपिक में बिल्कुल निपुण हो सकते हो, पारंगत हो सकते हो। ठीक है, तो होप यू लाइक इट। ओके, so see you, meet you in the next lecture. Bye.